हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनवीएस लैब अटेंडेंट, ईएमआरएस लैब अटेंडेंट, राजस्थान लैब असिस्टेंट, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। पिछले एक दो दिन क्लास जो है मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब रही थी। उसका कारण था मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, गले में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। उस वजह से मैंने क्लास नहीं लेने का निर्णय लिया था और क्लास नहीं ली थी, जिसके बारे में आप सभी को मैंने कम्युनिटी और मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए नहीं हैं तो राजस्थान एकेडमी सिरोही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उससे सर्च करके जुड़ सकते हैं। और अदरवाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, उससे भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पोर्शन है, उसकी आज 5th क्लास। इससे पहले की 4 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट, उसका सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी कैसे है और आपका पूरा का पूरा पिछले साल जो पेपर आया था वो पूरा एनालिसिस करके मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर सभी वीडियोस अवेलेबल है। आप सबसे पहले स्ट्रेटजी को देखें, पाठ्यक्रम को देखें, पेपर को देखें, उसके बाद में पहली क्लास से देखते हुए आप आगे बढ़िए। आपको समझने में आसानी होगी और ये पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और किन से पढ़ना है और कहां पढ़ना है। सभी चीजें यहाँ क्लियर आपकी की जा रही है और यह एकदम निशुल्क है, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लासें मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा। आपके लिए मैं ये भी सोच रहा हूं कि नवोदय विद्यालय की जो ये वैकेंसी है, इसके लिए रविवार को भी हम क्लास लें। अन्यथा मैं रविवार को आज तक पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोई क्लास नहीं लेता हूं। लेकिन आप लोगों के लिए सिलेबस को जल्दी से हम पूरा कर सके, उसके लिए जो है मैं ये रविवार को भी क्लास लेने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। और हम पढ़ रहे थे गति और गति के नियमों के बारे में। तो आप लोगों को मैंने गति के बारे में समझाया था, आप लोगों को मैंने जो है विस्थापन के बारे में समझाया था, दूरी के बारे में समझाया था। अब हम पढ़ते हैं आज नेक्स्ट हमारी जो शब्दावली आती है वो है चाल। चाल को हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं स्पीड। मैं इंग्लिश में भी बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो चाल जिसे अपन कहते हैं स्पीड, तो वस्तु के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी जो है क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर, पर यूनिट सेकंड आप जो कह सकते हैं, समय की यूनिट क्या है, सेकंड है, तो पर यूनिट सेकंड में, पर सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसी को कहते हैं चाल। यानी कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, या एक मिनट में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक आवर में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। यानी इकाई समय के अंदर जितनी दूरी वस्तु ने तय करी है उसी को हम चाल कहते हैं। तो आप लिखेंगे वस्तु के द्वारा, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा इकाई समय, इकाई समय में तय की गई, इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी को, दूरी को उसकी चाल कहते हैं। दूरी को उसकी चाल कहते हैं, ठीक है। तो चाल यानी स्पीड का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट टाइम के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसी को उसकी स्पीड कह देंगे। अब इसका मात्रक क्या है, यानी कि यूनिट, ठीक है। मात्रक यानी इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, और इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है, मीटर प्रति सेकंड जो है ये इसकी क्या है, यूनिट है। इसके बाद में ये कैसी राशि है, यानी कैसी क्वांटिटी है, तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं ये मैं पीछे समझा चुका हूं, तो अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं तो पहले पीछे के वीडियो जरूर देखें।
तो चाल यानी स्पीड क्या होती है? वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई जो दूरी है उसी को उसकी चाल कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, और यह जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे दूरी और विस्थापन था, वैसे ही चाल और वेग भी होता है। आप कई बार पढ़ते होंगे कि एक वेग भी है, और फिर आप ये सोच लेते हैं कि वेग और चाल एक ही चीज है। नहीं दोस्तों, लगभग समान है। एक छोटा सा अंतर होता है विज्ञान के लेवल पर जाकर जब हम सोचते हैं। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चाल और वेग अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर सामान्य जानकारी के अनुसार देखें तो हाँ, दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। अब चाल आपने लिख लिया हो तो मैं आपको वेग के बारे में बता देता हूं। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप ऐसे जो है इसको जरूर से हाईलाइट करें कि ये भाई चाल की बात करी, अब अपन वेग की बात कर रहे हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से जैसे हम नोट्स बनाते थे, जैसे नोट्स में आज भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के बनाता हूं, वो आपको प्रॉपर वे बताऊंगा। वेग यानी वेलोसिटी का मतलब क्या है? तो इसकी डेफिनेशन यही है कि वस्तु के द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? वेग। यहां पर मैंने क्या बोला है कि वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं की है। लेकिन वेग के अंदर जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक डेफिनेट डायरेक्शन होना जरूरी है। यानी डेफिनेट डायरेक्शन, कोई नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ हो सकती है, ईस्ट हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, साउथ ईस्ट हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। उस डायरेक्शन के अंदर एक सेकेंड के अंदर या एक मिनट में या एक आवर में यानी पर यूनिट टाइम के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है उसी को हम वेग कहते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब लिख लेंगे वस्तु द्वारा इकाई समय वस्तु द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा एक निश्चित दिशा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी में तय की गई दूरी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी किसको कहते हैं? तो अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और डेफिनेट डायरेक्शन इन अ पर यूनिट टाइम। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पर यूनिट टाइम के अंदर एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल की गई डिस्टेंस जो है उसी को हम वेग कहते हैं। अब इसका यूनिट या इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है सेम एज इट इज, यही होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका मात्रक भी क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, जिसे आप ऐसे लिखेंगे m/s, मीटर प्रति सेकेंड। इसी के साथ में अब जब यहां पर आपको इतना बता दिया था कि दिशा की बात आ जाए तो आप समझ जाइए कि वेक्टर की बात कर रहा है, और यहां स्पष्ट बोला है कि एक निश्चित दिशा। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो पहले से था, तो दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, तो वह राशि कैसी होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। लिखेंगे सदिश राशि है। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसी के साथ में आपको एक और छोटा सा पॉइंट याद रखना है। वेग के अंदर आप इधर कहीं भी आपके इसी में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो वेग है, वेलोसिटी जो है, वो आपका जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, हो सकता है। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। अब ये तो हो गई केवल थ्योरी की बात।
लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो बड़ी अच्छी बात यह है कि चाहे चाल की बात करें चाहे वेग की बात करें, फॉर्मूला एक ही याद रखना है। काई फॉर्मूला याद रखना है, देखो आगे थोड़ा थोड़ा सा देसीपन होना जरूरी है भाई, है ना। देखिए, तो आपका जो फॉर्मूला है वेग या चाल का, वो कौन सा है? तो वेग या चाल का जो फॉर्मूला है वो है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय। क्लियर? अरे आ गया समझ? तो वेग या चाल जो है वो किसके बराबर होता है? दूरी बट्टे समय के बराबर होता है। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप लोगों को मजा आ जाए, और फिजिक्स का आनंद तो तभी है जब हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने लगे। तो लिखेंगे एक कार, एक कार 20 किलोमीटर दूरी, कितनी? 20 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 5 घंटे में तय करती है। तो इसके इसकी चाल ज्ञात करें। तो इसकी चाल ज्ञात करें। ठीक है, ये आपके पास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बिल्कुल ही छोटा न्यूमेरिकल है। आप इसको एक बार देख लीजिए, इसके नोट्स के रूप में आप लिख लीजिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, आपसे होता है या नहीं। ट्राई करेंगे एक बार। चलिए देखिए, अब मैंने क्या बोला, फॉर्मूला ऊपर लिखवा दिया, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। वेग या चाल कोई भी निकालना हो, दूरी बट्टे समय होता है फॉर्मूला। दूरी कितनी है अपने पास? तो अपने पास में दूरी है 20 किलोमीटर। ठीक है, अपने पास समय कितना है? तो अपने पास में समय है आपका 5 घंटे। कितना समय है? 5 घंटे। दूरी आ गया, समय आ गया, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो लो, चाल पूछी है तो चाल बराबर हो जाएगा 20/5, ये भाग दिया, 4 बार गया और आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हाँ, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने तो मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड बताया था, तो यहां पर मीटर प्रति सेकंड की जगह किलोमीटर प्रति आवर कैसे आया? अरे बोलो 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 जल्दी। तो भैया देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि प्रति सेकंड ही आए, प्रति मिनट भी आ सकता है, प्रति आवर भी आ सकता है, इकाई समय आएगा। तो यहां पर प्रति आवर आ गया, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमने जो पीछे यूनिट लिखी है ना, वो ऐसा यूनिट लिखी है, और ऐसा यूनिट के अंदर मैंने बताया था कि दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड के अंदर। अब इसका आंसर ये तो हो ही सकता है। साथ ही साथ कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि दूरी और समय को किलोमीटर और आवर में तो देता है, लेकिन पूछ ये लेता है कि इसकी जो चाल है वो एसआई यूनिट के अंदर निकालो। अब एसआई यूनिट में निकालने का मतलब हुआ कि जो आपके पास ये आ रहा है ना तामझाम, इसको मीटर और सेकंड के अंदर बदल करके सॉल्व करो, है ना। तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं ताकि हमारे एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला तो आपके चाल और वेग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वेग होता तो भी यही आंसर आता, चाल है तो भी आंसर यही आएगा। अब हम इसको एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, देखिए अब एसआई यूनिट, दूरी कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर। अब आप इतने भी छोटे नहीं हो कि ये नहीं पता हो कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर वे है कहने, अरे होता है 1000 मीटर। हाँ, तो आपको यस बोलना है, थम्स करना है, ठीक है, कमेंट करते रहना है लगातार, मैं देखता हूं लाइव क्लास के बाद में। तो आपका 20 किलोमीटर यानी हो जाएगा 20 इंटू 1000। अब जरूरी नहीं है गुणा करके लिखे, बस सीधा लिख दो 20 इंटू 1000 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही समय की बात करें तो समय कितना है? तो समय बहुत है नहीं भाई, बहुत नहीं है, 5 घंटे ही है। ठीक है,
अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। ठीक है, तो 60 मिनट और 1 मिनट में कितनी सेकंड? तो 60। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 5 घंटे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगी 300 मिनट। अब 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 300 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होगी? तो और 60 से गुणा कर देते हैं, ये आ गई सेकंड। ठीक है, क्या आ गई? 5 × 60 × 60। तो दूरी और समय दोनों अपन ने मीटर और सेकंड के अंदर बदल दिए हैं। अब प्यारा सा फॉर्मूला क्या है हमारा कि दूरी कितनी है, तो अब आप दूरी रखोगे 20 × 1000, ये हो गई मीटर में। और ऐसे ही आपका समय जो है वो सेकंड वाला उठा लेंगे, 5 × 60 × 60 सेकंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सर धमाल करेंगे और क्या करेंगे? नहीं भैया, धमाल नहीं करना है, काट चाट धड़ाधड़ काट डालो। किसको काटोगे? ये गया 5 से 4 बार, खेल खत्म, पैसा हजम। 0 0 0 0, ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 36, यानी कि 40/36। और 40/36 बेटा कटेगा किससे? कटेगा 4 से, काट दो। ये कटेगा 4 से 10 बार, ये 4 से कटेगा 9 बार, यानी 10/9 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? या फिर आपकी इच्छा करे तो आप इसमें भाग दे सकते हो और वो जाएगा 1.11 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अरे समझ आ गया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लेना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी करेंगे भाई, जल्दी चलो, मैं देख रहा हूं एक बार। आ गया समझ? चाल और दूरी और विस्थापन और वेग, आपका 4 जो टर्मिनोलॉजी है, 4 शब्दावलियां जो आगे यूज होने वाली है, जिनका हम आगे अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर यूज करने वाले हैं, वो चारों यहां पर क्लियर हो गई होगी। अब दूरी और विस्थापन के अंदर कोई न्यूमेरिकल डायरेक्ट तो आएगा नहीं, वो तो किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे, तब हम आगे यूज कर लेंगे। आगे बढ़ू? बढ़ू के नहीं? हाँ सब बढ़ लो ना। चलो, अरे बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही शानदार सी शब्दावली, जो बहुत ही काम की चीज है, जिसके बारे में आपसे जो है कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्टली, और वो है त्वरण। अच्छा सर, त्वरण को इंग्लिश में कहेंगे एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। हाँ सर, सुना तो है, गाड़ियों में एक्सीलेटर होता है, वही दबाओ एक्सीलेटर और गाड़ी भागती है, शू, F1 रेसिंग होती है। हाँ बिल्कुल वही, उसी एक्सीलेटर की मैं बात कर रहा हूं, जो आपकी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएगा, त्वरित करेगा आपको। जैसे देखो, आपके लाइफ में कौन होता है? एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के अंदर होते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी में जाएंगे तो वहां आएंगे एंजाइम और हार्मोन्स। ऐसे ही जब आप फिजिक्स में आते हो तो तब आता है त्वरण। समझ में आ गई बात? इन सभी का काम क्या है? किसी को भी आगे बढ़ाना। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है कि भाई इंसान को याद दिलाता है कि तेरी शक्ति क्या है, और शक्ति याद दिला करके वो उससे जो है क्या करवाता है? आगे बढ़ने की कोशिश करवाता है। ऐसे ही हमारे जो केमिस्ट्री फिजिक्स है, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री की बात आगे करेंगे, फिजिक्स में जो है त्वरण, एक्सेलरेशन, ये कहता है कि गाड़ी को आगे बढ़ाओ। और गाड़ी आगे कब बढ़ेगी बताइए? क्या हम एक ही स्पीड से चलते रहें तो आगे बढ़ेंगे? आपको कि सर कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी से सफलता मिलती है। अरे भाई, कंसिस्टेंसी से सफलता तो जरूर मिलती है, लेकिन वो एक फिक्स टाइम पर मिलती है। अब मेरी इच्छा करे कि मैं जो है, जो चीज लोग 1 साल में कर रहे हैं, वो मैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में कर लूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ानी है मतलब अपने को क्या करना है? गाड़ी को त्वरित करना है, एक्सेलरेट करना है। तो त्वरण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या है, यानी कि चेंज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, आपकी जो वेलोसिटी है, जो चाल है या जो वेग है, उसके अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है,
पर यूनिट टाइम पर, उसी को हम कहते हैं क्या, त्वरण। ठीक है, चलिए तो अब आप लिखेंगे त्वरण की डेफिनेशन और फिर इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। लिखेंगे किसी वस्तु, किसी वस्तु के वेग, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को, उस परिवर्तन की दर को उस वस्तु का, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है, रेट ऑफ चेंज है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, यानी यूनिट इसकी क्या होगी, तो मात्रक, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और आगे आप इसका अगर डायमेंशनल विमीय सूत्र लिखना चाहें तो लिख लीजिए विमीय सूत्र, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m0l1t-2। ठीक है, क्या होता है, m0l1t-2। हाँ, पीछे रह गया शायद, है ना, अपन ने वेग और चाल में नहीं लिखा था। तो वेग और चाल दोनों का ही विमीय सूत्र एक ही होता है, यहीं पर आप स्टार मार के लिख लीजिए विमीय सूत्र। ठीक है, और वो होता है m0l1t-1। अगर कभी कोई भी चीज रह जाएगी ना तो टेंशन मत लेना, वो चीज अगले वीडियो के अंदर जरूर कंप्लीट की गई होगी। जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको मैं बता दूं कि आपके पास में ये नहीं पूछना है कि सर ये नहीं करवाया, वो कब करवाओगे, वो सब हो जाएगा। जब मैं कह दूं कि ये हो गया मेरी तरफ से, उस दिन आप अपनी मर्जी से जो डाउट पूछोगे वो सब बता दूंगा कि ये देख लो यहाँ यहाँ करवा रखा है, सब करवाया जाएगा। साइंस के अंदर कोई चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया। नेक्स्ट अब इसके अंदर पॉइंट आप लिखेंगे कि वेग समय के साथ, वेग यानी वेलोसिटी, समय के वेग समय के साथ साथ बढ़े तो, वेग जो है वो समय के साथ में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी मान लो पहले 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 15 हुई, ऐसे कंटिन्यूअसली अगर समय के साथ में, टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है तो फिर ऐसे को अपन क्या कहते हैं, बढ़े तो हमारा क्या होता है, धनात्मक त्वरण। नहीं, धनात्मक कर दिया मैंने, धनात्मक, धनात्मक त्वरण होता है। ठीक है, वैसे धनात्मक त्वरण का मतलब ही त्वरण होता है। ठीक है, जो नेगेटिव त्वरण होता है या ऋणात्मक त्वरण जिसे अपन कहेंगे वो तो अवमंदन होता है। तो अब आप लिखेंगे आगे, वेग समय के साथ, वेग समय के साथ घटे, क्या हो रहा हो, समय जैसे जैसे बढ़े वेग आपका कम हो रहा हो। ये कब होता है, अरे भाई जब गाड़ी को ब्रेक मारा जाता है तो गाड़ी क्या होती है, जैसे आगे जा रही होती है फिर धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती है और वो रुकती है। तो जब आपका वेग समय के साथ में घटता है तो, घटे तो ऋणात्मक त्वरण, क्या, ऋणात्मक त्वरण। अब ऋणात्मक त्वरण को ही हम अवमंदन कहते हैं या इंग्लिश में डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन नहीं, किसी को डिक्लेयर नहीं करना है, डी एक्सिलरेशन। ठीक है, डी एक्सिलरेशन मतलब एक्सिलरेशन का उल्टा है। एक्सिलरेशन में क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, डी एक्सिलरेशन में घटेगी। ठीक, तो ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है अवमंदन। तो ऋणात्मक त्वरण अवमंदन होता है।
और अवमंदन कब होगा? जब भाई आप गाड़ी के ब्रेक मारोगे, जब आप दौड़ते दौड़ते एकदम से अपनी स्पीड कम करोगे, धीरे धीरे रुकने की कोशिश करोगे, तो वो सभी कंडीशन किसकी है? अवमंदन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो आपके पास में कई बार देखो छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, त्वरण कितने प्रकार के? तो त्वरण दो प्रकार के, एक धनात्मक त्वरण, एक ऋणात्मक त्वरण। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गाड़ी की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो बताइए कि वहां पर कौन सी घटना हो रही है, त्वरण की, अवमंदन की, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो त्वरण होगा, अगर स्पीड घट रही है तो क्या होगा? अवमंदन होगा। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गाड़ी चल रही थी और अचानक से वो रुकती है, तो बताइए यहां कौन सी घटना हुई? तो गाड़ी रुकी है, पहले चल रही थी, तो चल रही थी तब कुछ ना कुछ उसकी वेग या चाल जरूर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो रुकी तो उसका वेग कितना हो गया? 0। जैसे ही देखो भाई, पहले कुछ था, भले 5 हो चाहे 1 हो, 1 से कितना हुआ? 0, यानी वेग घटा है। और जब वेग घटता है तब क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण होता है, यानी अवमंदन घटना हुई है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसके लिए तैयार रहे। अब ये लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं और एक बार चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, जल्दी से, है ना? ओके, सब एवरीथिंग विल बी राइट। ओके, चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो गति के समीकरण हैं उनकी। तो हेडिंग डालेंगे गति के समीकरण। और इन गति के समीकरण से कई बार तो न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, कई बार सीधे सीधे गति की समीकरण ही पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। क्योंकि हम क्या है कि थोड़े से एडवांस बनते हैं, हम क्या है फिजिक्स को एडवांस लेवल पर तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है वो छोड़कर चले जाते हैं, और वहीं पर फिर हमारे क्या हो जाता है? बंटा धार। और हमारे को बंटा धार नहीं करना है। तो गति के समीकरण कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं गति के समीकरण? 3 है। कौन कौन से हैं? तो पहला आप लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। अब v क्या है, u क्या है, a क्या, t क्या, सबका जवाब मिलेगा। दूसरा लिखेंगे s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी जो समीकरण है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हाँ। अब आप जो है इधर साइड में लिखेंगे कि जहां, देखिए, पहला s का मतलब है आपका दूरी। जरूरी नहीं है हर बार दूरी हो, कई बार विस्थापन शब्द भी यूज करता है। आपके जो भाई क्वेश्चन है उसमें मान लो उसने कह दिया विस्थापन और आप कंफ्यूज हो गए, बैठ गए, सर ने बोला था दूरी, अब यहाँ विस्थापन है, क्या करूं? अरे हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ दोनों एक ही चीज हो उसके लिए, है ना? तो वो फिर वहां पर क्या, वही विस्थापन निकलेगा ही नहीं, वो तो वही होगा। समझाई बात? जैसे मान लो कि जयपुर से दिल्ली जाने का एक ही रास्ता है सिंगल, और वो 500 किलोमीटर है, तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा, क्योंकि वहां शॉर्टेस्ट पाथ भी 500 किलोमीटर ही है और लॉन्गेस्ट पाथ भी 500 किलोमीटर ही है, इसलिए तो दूरी और विस्थापन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद दूसरा आपके पास में है आसान सा टी। टी का मतलब है आपका समय, ठीक है। इसके बाद में एक आ रहा है वी। वी का मतलब होता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अभी इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊंगा मैं। नंबर 4 पर आता है यू। यू यानी कि आपका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। अब जरूरी नहीं है वो वेग ही हो, चाल पर भी ये वैलिड है, ठीक है। इसके अलावा ए आ रहा है एक, है ना। ए का मतलब होता है त्वरण, अभी जो अपन ने पीछे बात करी, ठीक। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। वी हो गया, यू हो गया, ए हो गया, टी हो गया और एस हो गया, बस खेल खत्म, ठीक है। तो अब आप इसको इंग्लिश में भी एक बार समझ लो। एस का मतलब होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बाद टी का मतलब होता है टाइम। वी का मतलब होता है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड भी आप कह सकते हो। यू बराबर प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल
वेलोसिटी, यानी जब आपने इस गाड़ी को चालू किया तब क्या स्पीड थी, आपने मोटरसाइकिल चालू किया तब क्या स्पीड थी, आप जब चल रहे थे तब क्या एकदम आपकी इनिशियल स्थिति में, मतलब एकदम जैसे कोई प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ था उस समय आपका वेग या चाल क्या थी, उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और अंतिम का मतलब जब गाड़ी रुकी तब आपका वेग कितना था। रुकी मतलब एकदम जीरो कर दिया वो नहीं, आगे क्वेश्चन आएंगे अलग अलग की यहां पर पहुंची फिर यहां से ऐसे गई, वो वाली बात। फिर ए का मतलब है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ये तो अभी जस्ट समझाया है। तो गति के कितने समीकरण हैं, 3 समीकरण हैं। और वो 3 समीकरण कौन कौन से हैं याद कर लेना। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v का मतलब है आपका अंतिम वेग, u का मतलब है प्रारंभिक वेग, a का मतलब है त्वरण, t का मतलब है समय। अब इन पर आधारित कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बाकी आपको तो ये केवल इक्वेशन याद रह गई तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर पहले ही बता दूं कि टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। जहां जहां लगेगा मुझे कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे वहां वहां तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा। आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ में जुड़ चुके हैं अब प्रवीण सर। आप पिछले हमारे जो है रिकॉर्ड उठा करके देखिए, हमारी क्लासेस उठा कर देखिए और उनका फीडबैक देखिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैं खुद ये नहीं बताना चाहूंगा कि ये किया वो किया, सब आप खुद भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास में फुल जो है राइट है कि अब तो आप किसी की भी कुछ भी जानकारी निकाल सकते हैं। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि अगर आज जोश में पूरी जो है घंटे भर की क्लास ले ली, पता चला फिर कल वापस खराब हो गया है, सिस्टम खराब, खेल खत्म, पैसा हजम, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए कंटिन्यू सिस्टम को चलाना है। तो मैं अब मिलूंगा अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।